हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग सवाल के बारे में। यदि किसी व्यक्ति को किसी नली में 100% ब्लॉकेज अगर आता है तो क्या हर व्यक्ति को ट्रीटमेंट यानी कि एंजियोप्लास्टी या बाईपास करना ही चाहिए? क्या क्या क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि व्यक्ति को एंजियोप्लास्टी करवानी चाहिए या नहीं, या दवा पर चलाना चाहिए? और अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो किस स्टेज में हम क्या स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं, कब हम इंजेक्शंस का प्रयोग करते हैं, कब हम एंजियोप्लास्टी का प्रयोग करते हैं, कब बाईपास का प्रयोग करते हैं, आज इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। हार्ट में नॉर्मली 3 नलियाँ होती है जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। हार्ट बेसिकली एक मसल का गुच्छा या टुकड़ा होता है जो कंटिन्यूसली काम करता रहता है, और ये काम करने के लिए उसको कंटिन्यूसली ब्लड सप्लाई, ग्लूकोज सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत होती है ताकि स्नायु को खुराक और पोषण मिल सके। लेकिन कभी कभार ये नलियों में अगर क्लॉट हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए, तो ये ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट के टिश्यू को ब्लड नहीं मिलता है। और खासकर अगर नली 100% बंद हो जाए तो ब्लड सप्लाई पूरी तरह से बंद हो जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई पूरी तरह से बंद हो जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को सीवियर पेन कई बार होता है, और कई बार लोगों को वो एरिया जिसमें ब्लड सप्लाई बंद हो गया है वो सड़ने लगता है, डैमेज होने लगता है। तो ऐसे केसेस में ज़्यादातर को पेशेंट को ट्रीटमेंट लगता है। यदि पेशेंट हार्ट अटैक के पहले 2-4 घंटे के अंदर आ जाए तो उसमें खून पतला करने वाला स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन देते हैं, जो कि 30 से 50% केस में नली को खोल सकता है, और इसमें बाद में काफ़ी पेशेंट्स में एंजियोप्लास्टी भी लगती है, लेकिन 30 से 50% लोगों की नली अच्छी तरह से खुल जाती है। इसके अलावा दूसरा जो ट्रीटमेंट होता है वो है एंजियोप्लास्टी, जिसमें अगर नली में कोई ब्लॉकेज हो तो उसको स्प्रिंग डाल के या स्टेंट डाल के हम नली को डायलेट कर देते हैं, जिसमें नली खुल जाती है। हार्ट अटैक वाले पेशेंट में ये तुरंत करना चाहिए। स्टेबल पेशेंट अगर है और कोई ऐसा पेशेंट आया है जिसको पहले से कभी ब्लॉक है और नली 100% है, तो कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया पर डिसाइड करके हम ट्रीटमेंट करते हैं, उसको आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा तीसरा ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी होता है बाईपास सर्जरी, जिसमें अगर कोई नली 100% बंद है तो उसके दोनों सिरे पर हम एक बाईपास का ग्राफ्ट लगा देते हैं, ताकि वो 100% ब्लॉकेज जिसके थ्रू ब्लड नहीं जा पा रहा है, उसके बदले बड़ी नली से नीचे छेड़ा पर या सिरे पर डायरेक्टली ब्लड सप्लाई चालू हो जाए और हार्ट का ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, जो कोशिकाएं हैं उसमें डायरेक्टली ब्लड सप्लाई पहुंच सके। तो ये बाईपास सर्जरी होती है, लेकिन बाईपास सर्जरी ज़्यादातर जब मल्टीपल ब्लॉकेजेस होते हैं या मल्टीपल नलियों में ब्लॉकेजेस होते हैं जो कि एंजियोप्लास्टी के लिए फिजिबल नहीं होते हैं, तब ज़्यादातर लोग बाईपास सर्जरी को प्रेफर करते हैं। अब क्या हर केस में एंजियोप्लास्टी ज़रूरी है? देखिए, मान लीजिए अगर बहुत छोटी नली है जो बहुत कम एरिया सप्लाई कर रही है तो एंजियोप्लास्टी करे बगैर काम चला सकते हैं। सेकेंडली, अगर किसी व्यक्ति को एक नली का ब्लॉकेज है और बहुत अच्छे कोलैटरल्स बन रहे हैं, यानी दूसरी नलियों से उसमें छोटी छोटी ब्रांचेस आकर उस नली के एरिया को सप्लाई कर पा रही है, जिसे कोलैटरल्स बोलते हैं, और पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नली भी बहुत बड़ी नहीं है, अगर बाद में अगर अटैक आता है तो पेशेंट को इतना रिस्क होने का चांस नहीं है, तो वैसे केसेस में भी सिलेक्टेड पेशेंट्स को आप छोड़ सकते हो बिना ट्रीटमेंट के। हर पेशेंट को छोड़ना या बगैर ट्रीटमेंट रखना उतना एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि इसमें होता यह है कि जो एक नली बंद हो गई है वो दूसरी नली पर डिपेंडेंट हो जाती है। तो जब कभी दूसरी नली में अटैक आता है तो ये नली का कोलैटरल सप्लाई भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को जान का खतरा डबल भी हो सकता है। यानी जिस नली में अटैक आया वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, और जिसको वो सप्लाई कर रही थी पहले वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, तो डबल अटैक जैसा आ सकता है, जिसमें जान का खतरा हो सकता है। तो हर वैसे पेशेंट को जहाँ कोलैटरल्स अच्छे हैं वहाँ ट्रीटमेंट के बगैर हम नहीं छोड़ते। लेकिन मान लीजिए अगर मीडियम साइज़ की नली है और बाकी दोनों नलियाँ या तीनों नलियाँ हेल्दी है, बिल्कुल कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोलैटरल्स भी अच्छे हैं, पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है, तो वहाँ आप उसको दवा पर छोड़ सकते हैं। तीसरा क्राइटेरिया है वायबिलिटी का, यानी जो नली जिस एरिया को सप्लाई कर रही है, अगर वहाँ पे टिश्यू जिंदा है तो आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि टिश्यू जिंदा है तो उसको ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है, क्योंकि वो काम कर सकेगा अगर ब्लड सप्लाई मिलेगा तो। लेकिन मान लीजिए अटैक की वजह से टिश्यू ऑलरेडी मर चुका है तो नली खोलने का उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर टिश्यू ऑलरेडी मर चुका है तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई पहुँच भी जाएगा तो कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये वैसे ही है कि जैसे गार्डन में अगर पौधा जीवित हो तो पानी देने का मतलब है, एक बार पौधे मर जाएं फिर आप कितना भी पानी दो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता, उल्टा पानी वेस्ट होता है। तो वैसे ही अगर नली जिस एरिया को सप्लाई कर रही है वो पूरी तरह डेड हो चुका है, नॉन वायबल हो चुका है, तो वहाँ स्टेंट का मतलब नहीं है या बाईपास का मतलब नहीं है। पर अगर जो एरिया सप्लाई वो कर रही है वहाँ पे एरिया जीवित है तो फ़ायदा हो सकता है। वायबिलिटी डिफाइन करने के भी बहुत सारे क्राइटेरिया, उस पर ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियो किया है। ज़्यादातर इकोकार्डियोग्राफी द्वारा, ईसीजी द्वारा, एंजियोग्राफिक क्राइटेरिया द्वारा, कार्डियक एमआरआई द्वारा, पेट स्कैन द्वारा, अलग अलग टेस्ट द्वारा इसे हम कंफर्म कर सकते हैं कि वो एरिया जीवित है कि मर चुका है। इसके अलावा अगर कोलैटरल सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा है और कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है पेशेंट को,
पेशेंट दवा लेने पर उसमें कोई तकलीफ नहीं जा रही है, सांस वास भी बिल्कुल नहीं फूल रही, तो आप पेशेंट को कई बार दवा पर लंबे समय तक चला सकते हो। रिस्क ऑफ फ्यूचर इवेंट्स कितना है? मान लीजिए अगर पेशेंट को मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं और जो नली कोलैटरल सप्लाई कर रही है उसमें ऑलरेडी 80-90% ब्लॉकेज है, या बाकी नलियों में भी मल्टीपल जगह ब्लॉकेज है, जब पेशेंट को अगर हार्ट अटैक आएगा तो रिस्क कई गुना बढ़ जाएगा। अगर वैसा हमें लगता है तो वहाँ पे हमें थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव होकर ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और मान लीजिए अगर पेशेंट को रिस्क फ्यूचर का बहुत ज़्यादा नहीं है, पेशेंट बहुत यंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है उसको, मान लीजिए एक ही नली का ब्लॉकेज है, उसको कोलैटरल अच्छे मिल रहे हैं, पेशेंट को बाईपास अभी करवाना नहीं है, तो वैसे केस में आप फिर लंबे समय तक दवाई पर चलाते हो। पर दवाई पर चलाने का ये मतलब नहीं है कि आप छोड़ दो उसको भगवान भरोसे। उसका मतलब ये है कि आपको रेगुलर फॉलोअप करना पड़ेगा, रेगुलर ध्यान रखना पड़ेगा, और वक्त पड़े तो ज़रूरत पड़े तो ट्रीटमेंट अगर ज़रूरत है तो करना भी पड़ सकता है। साथ में दवाइयाँ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और रेगुलर फॉलोअप और वॉचिंग ये एक ज़रूरी है। हर साल आप पेशेंट का ट्रेडमिल करके देखते हो, बीच बीच में अगर कोई सिम्टम में चेंज होता है तो कभी कभार एंजियो भी करके देखते हो कि नलियों का स्टेटस कैसा है और उसमें आगे क्या करना है। कई बार ये पेशेंट की चॉइस पर भी डिपेंड करता है। हम पेशेंट को भी ऑप्शन देते हैं कि भाई ये नली का ऐसा स्टेटस है, इसे ट्रीटमेंट करने से इतना % फ़ायदा या नुकसान होगा। अब पेशेंट क्या करना चाहता है, कई लोग अपने इंडिविजुअल चॉइसेस की वजह से, कई लोग फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, या कई लोग दूसरे सोशल फैक्टर्स की वजह से ट्रीटमेंट कराते हैं, कई लोग नहीं कराते हैं। तो वो भी कई बार एक पेशेंट का चॉइस भी इसमें इंपॉर्टेंस रखता है। हर व्यक्ति जिसको ब्लॉकेज खोलने की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, हर व्यक्ति ट्रीटमेंट कराएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। पेशेंट को भी चॉइस दिया जाता है कि आपको ये ऑप्शन है, आपको एंजियोप्लास्टी करना है कि बाईपास करना है कि दवा पर रखना है, और इसमें ये फ़ायदा है, ये नुकसान है, हर स्ट्रैटेजी उनको समझाई जाती है। तो उसके बेसिस पे पेशेंट कई बार अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अब खुद बैठ के डिसाइड करता है कि उसको क्या करना चाहिए। तो इसे शेयर्ड डिसीजन मेकिंग बोलते हैं, कि मिलके सब डिसाइड करते हैं कि पेशेंट के लिए क्या अच्छा है और क्या स्ट्रैटेजी पेशेंट को फॉलो करनी है। हर हालत में लेकिन अगर 100% ब्लॉकेज है तो पेशेंट को आपको ऑब्जर्वेशन में तो डेफिनेटली रखना पड़ेगा, ध्यान डेफिनेटली रखना पड़ेगा, रेगुलर चेकअप्स करते रहना पड़ेगा, और कभी कभार ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी चेंज भी हो सकती है जब पेशेंट की कंडीशन बिगड़ने लगती है, कोई नया ब्लॉकेज डेवलप होता है, कोई नए इश्यूज़ डेवलप होते हैं, या कोई नया पेशेंट को सिम्टम्स होता है, कहीं डिटोरेशन होता है।